friends, very good morning. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes and अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम देखेंगे सीए फाइनल ऑडिट पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता हुआ चैप्टर। नाम है नन अदर देन बट प्रोफेशनल एथिक्स। और प्रोफेशनल एथिक्स में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं अपने क्लासेस का और अपनी कंसल्टेंसी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे क्लासेस का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस और उसका मोबाइल नंबर है 8000028250। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो और क्वेरी पूछ सकते हो। और आप इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। आपने ये वीडियो देखा और आपको कैसा लगा वो बताना मत भूलिए, ताकि हम अपने आप को आगे से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे सेवा दे पाए। और हमारी जो सर्विसेज है उसमें कंपनी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आरओसी कंप्लायंस, लीगल ट्रेडमार्क एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लीगल मैटर, फेमा रिलेटेड मैटर, एफएसएसआई रिलेटेड मैटर, पीएफ, ईएसआई, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सबीआरएल फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, आईबीबीआई वैल्यूएशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गाइडेंस एटसेट्रा। हम हमारी ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर वन रूप देते हैं अग्रवाल कंसल्टेंट्स में, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड एलएलपी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ट्रेडमार्क, patent, copyright and all kinds of intellectual property right related services we are providing. We are providing MCA related services, that is company law matters, that is you need to file the forms of companies like MGT7, AOC4 etc, XBRL, that we are filing on your behalf. Legal agreement drafting, contract drafting, then NCLT matter, GST registration, GST filing, and we have an expert team of GST and I am the head of GST department. So you can contact me. Then income tax department, income tax return filing, income tax legal matter, all kind of queries will be solved under one roof. And we also guide you for export import and export import procedures. And we also guide you for FEMA, foreign exchange, how to bring foreign exchange in India, or FCRA, Foreign Currency Regulation Act. We also provide services for valuation of different kind of properties like securities, plant and machinery, IPR, land and building. Then we are providing import export related buyer finding and seller finding services. Then we provide provident fund, ESI related compliances, all compliances under one roof, FSSAI food safety license, and lastly but not by any means least, that is APEDA registration and all kinds of RCMC which are required for getting export benefits according to foreign exchange policy, foreign trade policy 2015-20. Now coming back to the point, disciplinary procedure has been mentioned in Chartered Accountant Act 1949. उससे पहले हम देखते हैं ये चीज़ क्या है। अगर आप डिसिप्लिनरी, ये क्या लिखा है, फ्लो चार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मैकेनिज्म, डिसिप्लिन प्रोविजंस अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, अपीलेट अथॉरिटी। ये चार अथॉरिटी है डिसिप्लिन के लिए, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी और अपीलेट अथॉरिटी। अगर कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स यानी कि आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो ये चार आपकी अथॉरिटी रहेगी सीए बनने के बाद। तो डिसिप्लिनरी रिसीट ऑफ वन कंप्लेंट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फी और 2 information against member of ICA of alleged misconduct, disciplinary director प्राइमा फेसी ऑफ ओपिनियन, गिल्टी और नॉट गिल्टी। अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी आप गिल्टी हो, और फिर वो चेक करेगा कि आप फर्स्ट शेड्यूल में फॉल कर रहे हो या सेकंड शेड्यूल में फॉल कर रहे हो। यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट ने जो एक मेंबर जो भी इसके लिए गलती करता है उसके लिए गिल्टी बनाता है दो शेड्यूल में, या तो फर्स्ट शेड्यूल में या तो सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल है वो छोटे मोटे ऑफेंस है जिसका बहुत गंभीर परिणाम नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन जो सेकंड शेड्यूल है उसमें बहुत ही गंभीर परिणाम है और बहुत ही जैसे कि फ्रॉडुलेंट मैनर कर रहा हो ना, इस तरह का है। और इसमें समझ लो प्लेस, और उसके बाद आपके फर्स्ट शेड्यूल में फॉलो करते हो या सेकंड शेड्यूल में फॉलो करते हो, तो अगर फर्स्ट शेड्यूल में फॉल करते हो तो प्लेस द मैटर बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और सेकंड में है तो डिसिप्लिनरी कमिटी। फिर वो आपकी जो जिसने भी एप्लीकेशन की आपके खिलाफ वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करता है तो कंडक्ट द इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद तय करेगा कि आप गिल्टी हो या नहीं, और रिजेक्ट कर दी तो कोई बात नहीं, मैटर वहीं के क्लोज हो जाता है। और अगर उसको प्राइमा फेसी लगता है कि आप गिल्टी नहीं है तो भी वो मैटर को क्लोज कर देता है।
तो इस तरह से बात होती है। और अगर फर्स्ट शेड्यूल में आप गिल्टी पा जाते हो तो आपको रेप्रीमेंट करा दिया जाता है, यानी रिब्यूक, यानी कि आपको ठपका दिया दिया जाएगा, यानी कि आपको डांटा जाएगा कि आप ऐसा गलत काम क्यों करते हो, आप ये सीए हो के इतना भी नहीं जानते हो, ऐसा बोला जाएगा। फिर और फर्स्ट शेड्यूल में आपका जो ऑफेंस है या आपकी गलती है वो फॉलो होती है तो 3 महीने तक आपका मेंबरशिप रिमूव हो सकता है, आपका जो सस्पेंशन होगा 3 महीने तक रहेगा। और सेकंड शेड्यूल वाला है तो परमानेंटली भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है या फॉर एनी ड्यूरेशन एज द डिसिप्लिनरी कमिटी डीम्स फिट। अगर डिसिप्लिनरी कमिटी को लगता है 2 साल इसको मेंबरशिप में हटाना है तो 2 साल के लिए हटाएगा, 5 साल के लिए हटा सकता है। और फर्स्ट शेड्यूल के लिए 1 लाख रुपए की पेनल्टी है और सेकंड शेड्यूल के लिए 5 लाख की पेनल्टी है। और एनी मेंबर अगर आपको इससे अग्रीव्ड हो, आपको इसका डिसीजन डिसिप्लिनरी कमेटी का नहीं मंजूर है या फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का डिसीजन मंजूर नहीं है तो आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। और एपेलेट अथॉरिटी डिसिप्लिनरी कमेटी का जो डिसीजन है या तो फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का जो डिसीजन है उसको कंफर्म करेगी, मोडिफाई करेगी या सेट असाइड करेगी या फिर इम्पोज सेट असाइड रिड्यूस द एनहांस पेनल्टी। आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी है 1 लाख या 5 लाख की या फिर जो आपको 3 महीने से परमानेंट सस्पेंशन तक की परमिशन, तो उसको वो सेट असाइड भी कर सकती है या रिड्यूस या बढ़ा भी सकती है। रेमिट द केस टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर रिकन्सिडरेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसको रिकन्सिडर करो, आप फिर से एक बार उस पर गौर तलब करके आप ही खुद डिसीजन दो। पास सच ऑर्डर एज द अथॉरिटी थिंग्स फिट्स, तो अपेलेट अथॉरिटी के पास ये सारे पावर है। नॉर्मली कोई भी अपेलेट अथॉरिटी के पावर हर कोई लॉ में आप देखेंगे तो इतने ही पावर होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल और इधर। अब देखो कोई भी गलती होती है आप दो तरीके से कर सकते हो। एज ए सीए, आपके सीए के बिजनेस रिलेटेड, इसको कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और दूसरा होता है अदर मिसकंडक्ट। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी 2 पार्ट हो गए। अगर आप व्हेन यू आर इन प्रैक्टिसिंग देन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड वेर यू आर इन सर्विस मिसकंडक्ट। देखिए या तो आपकी जो मिसकंडक्ट है वो प्रोफेशनल हो सकती है या अदर मिसकंडक्ट हो सकती है। तो प्रोफेशनल में भी 2 है, while you are having COP, while you are not having COP, that means a member in service, ये होता है CA in practice, और ये होता है मेंबर इन सर्विस, दैट मीन्स आप जॉब कर रहे हो तब। उसमें भी जो ये जो है उसमें भी ये सारे जो गलती है उसको फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में बांटा गया है। प्रोफेशनल गलती को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट को, लेकिन ये जो सर्विस वाली है ना उसको सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल में ही बांटा गया, उसके कोई 2 कैटेगरी नहीं निकाली उन्होंने, ठीक है, ओनली इन फर्स्ट शेड्यूल। तो हम उसको देखते, देखो आपने गलती की तो सबसे पहले देखा जाएगा वो फर्स्ट शेड्यूल में फॉल करता है या सेकंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल का मतलब नॉर्मल, छोटी मोटी, स्मॉल मिस्टेक, स्मॉल मिसकंडक्ट। और ये क्या हो गई, ग्रीवियस मिसकंडक्ट, ग्रीवियस यानी सीरियस मिसकंडक्ट। और फर्स्ट शेड्यूल में फॉल हो रही है, सेकंड शेड्यूल में फॉल हो रही है, वो तय करने के बाद आपको तय करना है कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या अदर मिसकंडक्ट है, यानी कि आपके सीए के प्रोफेशन रिलेटेड आपने कोई गलती की या फिर आपकी लाइफ, खुद की लाइफ के रिलेटेड कोई गलती की। और फिर प्रोफेशन रिलेटेड तय करने के बाद आपको तय करना है कि वो आप सीए इन प्रैक्टिस हो या मेंबर इन सर्विस हो, या सीए इन सर्विस हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो। तो वो जॉब करने वाले का जो मिस्टेक होता है वो सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल में आता है। उनके सिर्फ 2 ही मिस्टेक होती है, या तो वो किसी को अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा देते हैं, यानी कि कटिंग देते हैं, सैलरी में से कोई हिस्सा किसी को देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने जॉब दिला दी 6 लाख रुपए का पर एनएम का पैकेज, और तो आप उसमें से 6 लाख में से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं 1 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा पर एनएम। या तो फिर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी से, आप सीए एज ए सीए इन जॉब हो गए, फिर आप किसी को कोई लॉयर होता है या कोई दूसरा सी होता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहता है, ठीक है, या कोई ब्रोकर होता है, उससे आप कमीशन लेते हो। वो कोई ये लॉयर सी है या ब्रोकर
आप जिस कंपनी फर्म में ऑडिटर हो, उस सॉरी जॉब में हो, उस कंपनी को कोई काम उस कंपनी को कोई सर्विस देना चाहता है और कंपनी उससे सर्विस लेगी, लेकिन उसकी परमिशन आप उस कुछ अथॉरिटी पे हो कि ये सर्विस कंपनी ले या न ले, वो आपके हाथ में हो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो या रिफ़र कर सकते हो, और रिफ़र करने के लिए आप कमीशन कमाते हो, या तो आप अपनी सैलरी में से किसी को आपकी तनख्वाह में से कटवा के देते हो, या फिर आप कमीशन खाते हो किसी की दूसरे के जो किसी दूसरे का जो कंसिडरेशन है उसमें आप बाय वे ऑफ ग्रेटिफिकेशन या बाय वे ऑफ कमीशन आप कुछ पैसे खाते हो, शेयर खाते हो। तो ये सीए इन सर्विस के दो ही फॉल्ट है, या तो वो कमीशन खाता है या कमीशन देता है, ये लेता है या देता, दो ही चीज़ें। ठीक है, तो अब हम इसमें आ जाते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकती है या फिर अदर मिसकंडक्ट होती है। प्रोफेशनल में भी सीए इन सर्विस, सीए इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी दो, ग्रीवियस और नॉन ग्रीवियस। ग्रीवियस के लिए पहले शेड्यूल है, नॉन ग्रीवियस के लिए सेकंड शेड्यूल है। तो हम उसको अच्छे से देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट एन एक्सप्रेशन प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स, बट द थिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट टू लिमिट और abridge in any way of the power conferred or duty cast on the director discipline to inquire into the conduct of the any member of the institute। यानी कि ये जो शेड्यूल्स दिए गए, शेड्यूल 1 जो नॉन ग्रीवियंस यानी कि नॉन सीरियस ऑफेंस, शेड्यूल 2 सीरियस ऑफेंस, उसके अलावा भी डायरेक्टर डिसिप्लिन को कुछ लगता है तो वो आपके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैज डिफाइंड इन पार्ट 1, पार्ट 2 and part 3 of the first schedule and part 1 and part 2 of the second schedule। यानी कि जो शेड्यूल 1 है उसमें 4 पार्ट है, तो 4 में से 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, और सेकंड शेड्यूल है उसमें पहला और दूसरा जो पार्ट है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है, और जो तीसरा है वो अदर मिसकंडक्ट का है। अ मेंबर हु इज एंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी वेदर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस शुड कंडक्ट रिस्ट्रिक्ट हिज एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द शेड्यूल। अब अदर मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट यानी कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऐसा काम कर दिया जो जिससे सीए इंस्टीट्यूट की इज्जत खराब हुई, या सीए की प्रोफेशन का इज्जत खराब हुआ, या तो फिर आपको कुछ ऐसा कोई सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको कसूरवार पुरवार कर दिया और आपको जेल जाना पड़ा, या तो 6 महीने से पहले, 6 महीने से कम के लिए या 6 महीने से ज़्यादा के लिए। जैसे क्या क्या काम कर सकते हो जिससे सीए इंस्टीट्यूट की या सीए प्रोफेशन की इज्जत बिगड़ सकती है। तो उसकी इज्जत बिगाड़ने के लिए आप सबसे पहला है, वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्लाइंट एंड फेल्स टू रिटर्न दिस टू द क्लाइंट ऑन रिक्वेस्ट विद रीजनेबल कॉज। आपको किसी क्लाइंट ने ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट दिए, या फिर आपको अकाउंट लिखने के लिए दिए, उसके सारे पासबुक वगैरह जनरल एंट्री के लिए जो बेस प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो टैली का पूरा सॉफ्टवेयर आपको कॉपी करके दिया, उसकी फाइल कॉपी करके दी, फिर आपने वो वापस ही नहीं लौटाई और उसके पास बेचारे के पास कोई बैकअप भी नहीं रहा। तो आपने क्या किया, वेयर चार्टर्ड अकाउंट रिटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्लाइंट एंड फेल्स टू रिटर्न दिस टू द क्लाइंट ऑन रिक्वेस्ट विदाउट अ रीजनेबल कॉज। कोई भी वेयर चार्टर्ड अकाउंट मेक्स अ मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन, आप कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो। वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज द सर्विस ऑफ हिज आर्टिकल असिस्टेंट और फॉर पर्पसेस अदर देन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर कोई आर्टिकल असिस्टेंट को कोई उसका प्रिंसिपल होता है, कोई पर्सनल काम करता है, प्रोफेशनल काम नहीं करवाता, अपने सब्जी लेने भेजता है या पेट्रोल लेने भेजता है, तो वो पेट्रोल भरवाने भेजता है, तो वो सब काम इस के लिए वो अदर मिसकंडक्ट में आएगा। फिर उसके बाद कन्विक्शन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है, फिर मिस अप्रोप्रिएशन बाय ऑफिस बेरर ऑफ रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑफ अ लार्ज अमाउंट एंड यूटिलाइजेशन देयर ऑफ फॉर इस पर्सनल यूज। आपको आप सीए बन गए, उसके 5-10 साल बाद आप सीए के समझ लो आईसीआई के प्रेसिडेंट बन गए, या फिर कोई बड़े पोस्ट या रीजनल काउंसिल में बैठ गए, फिर आपको कोई आपके हाथ में कोई बड़ा अमाउंट आया जिसके आप ट्रेजरर हो या मैनेजर हो, और उस अमाउंट को आपने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया और उसमें कोई गफला कर दिया और उसको पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लिया, तो आपको अदर मिसकंडक्ट में आओगे। नॉट रिप्लाइंग विद रीजनेबल टाइम एंड विदाउट अ गुड कॉज टू द लेटर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। कोई पब्लिक अथॉरिटीज़ का आपके ऊपर लेटर आया, से फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना पे आपके ऊपर कोई एक लेटर आया गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का, क्या आपको कोरोना है,
आप अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे, तो आप हॉस्पिटल आए थे, तो आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर जीएसटी अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आया, या फिर आपकी म्यूनसिपालिटी का आपने कोई टैक्स नहीं भरा था, वो प्रॉपर्टी टैक्स, और उसका कोई लेटर आया और आपने जवाब नहीं दिया, तो भी आप अदर मिसकंडक्ट में आओगे। वेयर सर्टेन असेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिलोंगिंग टू द क्लाइंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर फाउंड इन द अलमीरा ऑफ द बेडरूम ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका कोई क्लाइंट था और क्लाइंट के जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे इनकम टैक्स रिलेटेड, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो क्लाइंट के थे, और वो असेसमेंट डॉक्यूमेंट थे इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अभी थे, और क्लाइंट दैट डॉक्यूमेंट्स आर बिलोंग बाय क्लाइंट, बट वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी अलमीरा में, आपकी जो कबर्ड होता है उसमें से पाए गए, आपके बेडरूम के कबर्ड में से, तो फिर आप अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी पाए जाते हो। वेयर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड एडॉप्टेड कोअर्सिव मेथड्स ऑन द बैंक फॉर हैविंग अ लोन सेक्शन टू हिम। अब आपके पास आपको कुछ लोन लेनी है, से फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन, या फिर आप सीए की ऑफिस बड़ी बनाना चाहते हो, तो आप ब्लैकमेल करते हो या कोअर्सिव मेथड्स बैंक मैनेजर पे या बैंक्स पे यूज़ करते हो, तो वो भी अदर मिसकंडक्ट में आता है। अब शेड्यूल्स टू द एक्ट, अब हम डायरेक्टली शेड्यूल्स में हम देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। तो पार्ट 1 है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सी इन प्रैक्टिस, सेकंड है पार्ट 2 है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए इन सर्विस, फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, या चाहे आप सीओपी लिए हुए हो या फिर आप सर्विस कर रहे हो, मेंबर्स इन जनरल, वो तीनों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गए, यानी कि आपके बिजनेस के सीए के काम से रिलेटेड। और चौथा हो गया अदर मिसकंडक्ट, जो मैंने बताया कि आपने कोई क्राइम कर लिया जो जिसके लिए आपको 6 महीने से कम की सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा सजा मिली, और दूसरा है आपने कुछ ऐसा कृत्य कर लिया जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट मिला, और यानी कि इंस्टीट्यूट की इज्जत खराब हुई, तो फिर आप अदर मिसकंडक्ट में आ जाते हो। इसी तरह सेकंड शेड्यूल है, उसमें भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस है, फिर जनरल है, और फिर अदर मिसकंडक्ट। इसमें सीए इन सर्विस के लिए कोई अलग से सेकंड शेड्यूल में नहीं बताए गए हैं मिसकंडक्ट, क्योंकि उसके लिए 2 ही मिसकंडक्ट दिया, तो वो कटिंग लेता है या कटिंग देता है, अपनी सैलरी में से कटिंग किसी को देता है या फिर किसी के रेम्यूनरेशन या सैलरी में से कटिंग लेता है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। अब इसका डिटेलिंग में हम देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में कितने क्लॉज है? 12। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 उसमें 12 क्लॉज है। फर्स्ट शेड्यूल में 12, 2 पार्ट 2 में 2, पार्ट 3 में 3 और पार्ट 4 में 2। तो आप इसको उस तरह से याद रख सकते हो, 12 2 3 2, 12 2 3 2, इस तरह से याद रख सकते हो। और पहला है सीए इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए इन प्रैक्टिस, दूसरा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए इन सर्विस, तीसरा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन जनरल, और चौथा है अदर मिसकंडक्ट मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। तो 12 23 2, 12 232, इस तरह से याद रख सकते हो, 12 2 3 2। अब फर्स्ट शेड्यूल हम पूरा देख लेंगे, तब तक आपको पूरे के पूरे 12, इसके 2 और 3 और 2 इस तरह से याद रह जाने चाहिए क्या क्या है। और उसके हर कोई के हम केस लो भी देखेंगे क्या 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 है। हम अलग अलग बुक मेरे पास है, यहाँ के एक लोकल ऑथर है और एक दूसरे हैं पंकज गर्ग, उनकी बुक मेरे पास है। उन पे से मैं एग्जाम्पल लिखूँगा, उसकी पूरा वो मैं नहीं लिख पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन उसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में फर्स्ट क्लॉज है, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, इफ ही अलाउज टू प्रैक्टिस इन हिज नेम as a chartered accountant unless such a person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by him। यानी कि आप आपका नाम किसी को यूज़ करने दे रहे हो, आप सी एन प्रैक्टिस हो और आप अपना नाम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हो, तो वो जिसको यूज़ करने के लिए दे रहे हो वो सी एन प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी है। सिर्फ सी एन प्रैक्टिस होगा तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन वो बंदा या तो आपका पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, या तो पार्टनर या एम्प्लॉय हो तो ही आप सामने वाले बंदे या बंदी को आपका नाम यूज़ करने के लिए दे सकते हो, वरना आप किसी को भी आप अपना नाम यूज़ करने के लिए नहीं दे सकते। देखिए इसके लिए हम देखते हैं, दैट पर्सन शुड बी सीए इन प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल।
और दूसरा क्या होना चाहिए, या तो पार्टनर होना चाहिए या तो एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर ना वो पार्टनर है ना एम्प्लॉई है तो फिर आप उसका अपना नाम यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो, अ सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस सच अ पर्सन इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड पार्टनरशिप विथ और एम्प्लॉयड विथ हिम। यानी कि वो सी ए इन प्रैक्टिस होना चाहिए और उसके वो या तो वो पार्टनर हो आपका या तो एम्प्लॉय हो, तो ही आपका नाम वो एज अ सी ए की फर्म यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आप देख सकते हो कि द वो कैन बी अलाउड टू बी प्रैक्टिस एज अ सी एस नेम, प्रैक्टिस इज सी एस नेम, नॉन चार्टर्ड अकाउंट नॉट अलाउड, चार्टर्ड अकाउंट एंड प्रैक्टिस whether he is a partner, yes he is allowed, whether he is an employee he is allowed, whether he is neither a partner nor a employee, no not allowed, sorry। अब इसके ऊपर कैश फ्लो आया था अभी रिसेंट एग्जाम में, वो हम देख सकते हैं। अब केस फ्लो देखते हैं उसका। ये केस फ्लो था संत और पंत वाला मई 19 का। मई 19 में पूछा गया था 6C में। यहाँ पे आप देख सकते हो मई 19 का पेपर है और 6C में मई 19 न्यू कोर्स 6C वाला जो क्वेश्चन है, CA संत एंड पंत। CA अब देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। CA संत, अ न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच अ CA पंत। CA संत है, उसने अभी अभी नया COP पाया है, वो पंत को मिलता है। पंत द ऑडिटर ऑफ फादर्स कंपनी, हिज फादर्स कंपनी। और जो पंत है वो संत के फादर की कंपनी का ऑडिटर है, खुद के ही फादर की कंपनी के ऑडिटर से काम मांग रहा है। ऑडिटर ऑफ द फादर्स कंपनी मैसर्स मैक्स लिमिटेड, और उसके फादर की संत के फादर की कंपनी का नाम है, संत है जो नया सी है उसके फादर की कंपनी का नाम है मैसर्स मैक्स लिमिटेड। टू अलाउ हिम टू हैव सम प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन हिज फर्म बिफोर ही कैन सेट अप हिज ओन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। वो खुद की प्रैक्टिस शुरू करे उससे पहले वो अपने पिताजी की कंपनी के ऑडिटर के वहाँ अपने पिताजी की कंपनी के ऑडिटर की फर्म में थोड़ा बहुत हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहता है। अगर ओवरऑल बोलूँ तो CA पंत अलाउड हिम टू सिट इन हिज ऑफिस फॉर 6 मंथ। CA पंत ने बोला कोई बात नहीं, आपके पापा मेरे क्लाइंट है तो आ जाओ मेरी ऑफिस में और 6 महीने बैठो। एंड अलॉटेड अ स्मॉल चैम्बर विद अदर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसको एक चैम्बर दे दी गई और वो उसमें CA संत बैठता है और अपना कुछ काम करता है। इन द कोर्स ऑफ हिज एसोसिएशन विद CA पंत ऑफिस ही यूज टू प्रोवाइड टैक्स कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंटली टू द क्लाइंट ऑफ द फर्म। वो and also filed new IT and GST return, represented himself before various tax authorities on behalf of the firm, although no documents were signed him। वो क्या करने लगा CA पंत, खुद की भी कंसल्टेंसी शुरू कर दी और साथ साथ में अपने जो प्रिंसिपल है या फिर जो उसको सिखा रहा है CA पंत के क्लाइंट की भी IT और GST के रिटर्न फाइल करने लगा। और बहुत सारी अथॉरिटीज़, GST अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने भी वो प्रेजेंट होने लगा। प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर वेरियस टैक्स अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब वो किसकी फर्म पे के लिए काम कर रहा है, पंत, तो पंत ने इसको अलाउड करा है इसके या नहीं वो देखना है। और पंत ने अलाउड किया तो सबसे पहले ये संत CA इन प्रैक्टिस है या नहीं। जी हाँ, संत CA इन प्रैक्टिस है, लेकिन क्या वो उसका एम्प्लॉई है या पार्टनर है वो अभी चेक करे। अभी तो उसने, हमको क्या पता चला, उसने सिर्फ हैंड ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए उसको बिठाया है। कोई अभी एम्प्लॉयमेंट लेटर या पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सिर्फ वो CA पंत की ऑफिस में बैठता है, सब कुछ सीखता है और CA पंत के क्लाइंट के बिहाफ में थोड़े बहुत IT रिटर्न, GST रिटर्न और GST में अपीयर करके आता है, IT में अपीयर करके आता है और अपने खुद की भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत डेवलप कर रहा है। ही यूज्ड टू प्रोवाइड टैक्स कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंटली टू द क्लाइंट ऑफ द फर्म। और क्या कहता है, बट नो डॉक्यूमेंट्स वर साइंड, वो कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में पार्ट 1 क्लॉज 1 लागू पड़ गया। ड्यूरिंग द एसोसिएशन इन CA पंत ऑफिस ही डिड नॉट गेट एनी सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट और कमीशन बट ओनली रिएम्बर्समेंट ऑफ यूजुअल एक्सपेंसेस लाइक कन्वेंस, टेलीफोन एटसेट्रा। तो वो ना सैलरी मिल पा रहा है, ना वो पार्टनरशिप का कमीशन पा रहा है, ना पार्टनरशिप का प्रॉफिट पा रहा है। तो क्या वो पार्टनर है? जी नहीं। क्या वो एम्प्लॉई है? जी नहीं।
After the end of the agreed period, he was given a lump sum amount of 3 lakhs by Pant for his association out of gratitude. सिर्फ उसको आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसको एज अ उसने इतना अच्छा काम करके दिया सीखने के दौरान, तो उसको सीए पंत ने खुश होकर सीए संत को सीए पंत ने खुश होकर 3 लाख रुपए दे दिए. तो क्या उसको 3 लाख रुपए देने से आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड के कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का? क्या पार्टनर्स अब दो पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड है. तो सीए पंत का ना तो कोई पार्टनर है ना तो एम्प्लॉय, भले ही वो सीए इन प्रैक्टिस है फिर भी उसके नाम पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? गिल्टी अंडर शेड्यूल 1 क्लॉज 1, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1. देख लीजिए. यहाँ पे लिखा हुआ है states that clause 1 part 1 of the first schedule to the Chartered Accountants Act 1949 states that a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name as a chartered accountant unless such a person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by him. The above clause is intended to safeguard the public interest against unqualified accountant practicing under the cover of qualified accountants. It ensures that the work of the accountant will be carried out by a CA who may be his partner or his employee and would work under his control or supervision. In the instance case, CA Pant allowed CA Sant, who is also a newly qualified CA with COP, to sit in his office for 6 months and allowed him to provide tax consultancy independently to his firm's clients, filing of some IT and GST returns. He also allowed him to appear before various tax authorities on the behalf of the firm. CA Sant was only reimbursed with his usual expenses and was not paid any salary or was not paid any share of profit for the same. However, after the end of the agreed period, he was given lump sum rupees 3 lakhs for his association out of gratitude. Thus, in the present case, CA Pant will be held guilty of professional misconduct as per clause 1 of part 1 of a schedule to the Chartered Accountants Act 1949, as he allowed CA Sant to practice in his name as CA, and CA Sant is neither in partnership nor in employment with CA Pant. तो ये संत पंत वाला एक ही केस है, इसके लिए क्लॉज 1 के लिए. क्लॉज 1 इससे पहले कभी पूछा नहीं गया था और पहली बार पूछा, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया सी इंस्टीट्यूट ने. इसके लिए हम सी इंस्टीट्यूट का थैंक यू कहना चाहेंगे, आपको एक केस मिल गया, इससे पहले कभी नहीं पूछा था. अब क्लॉज 2 है. क्लॉज 2 बोल रहा है कि आप अपने जो फीस है एज अ सीए या आपका सीए की फर्म में जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो रहा है उस पे से आप कुछ कमीशन किसी को दे रहे, शेयर दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो या ब्रोकरेज दे रहे हो किसी अदर पार्टी को जो सीए भी नहीं है. या फिर सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ इंस्टीट्यूट्स को, जैसे कि सीएस इंस्टीट्यूट या तो सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट को फीस शेयर करने की इजाज़त दी है. आप अपनी फ़ीस एज अ सीए सिर्फ कोई दूसरे सीए के साथ शेयर कर सकते हो, या तो फिर सीएस इंस्टीट्यूट या फिर आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट जो उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट बोले उनके साथ ही शेयर कर सकते हो, उसके अलावा शेयर नहीं कर सकते हो. तो किसी और के साथ शेयर की तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी मान लिए जाओगे. ठीक है, तो पढ़ते हैं क्लॉज 2. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct. ये आपको ऊपर से पढ़ना है. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pays or allow directly or indirectly. किसी को directly या indirectly क्या दे रहा है? Any share, any commission और brokerage. किस में से शेयर दे रहा है, किस में से कमीशन या ब्रोकरेज दे रहा है? इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस. उसके प्रोफेशनल बिजनेस की फीस में से या प्रॉफिट्स में से किसी और को शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज दे रहा है. टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को दे रहा है. लेकिन इनके अलावा इनको चलेगा अदर देन, यानी इन सबको चलेगा. किन किन को चलेगा? अदर देन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. कोई दूसरा मेंबर है सीए इंस्टीट्यूट का, उसको आप दोगे तो चलेगा. चाहे दूसरा मेंबर सीए इन प्रैक्टिस हो या सीए इन सर्विस हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेंबर तो है. और पार्टनर या फिर आपका खुद का पार्टनर, 5 पार्टनर की फर्म है तो उसको दूसरे को तो शेयर तो देना पड़ेगा ना. या फिर रिटायर्ड पार्टनर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर और अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी. यानी आपका कोई पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, या फिर रिटायर्ड पार्टनर का कोई लीगल हेयर है. जैसे कि कोई पार्टनर ऑफ हो गया तो उसका कोई स्पाउस है या फिर उसका कोई बेटा है.
और अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। अब ये जो मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी लिखा है ना, उन्होंने उनकी लिस्ट जारी की है, उसमें सी ए इंस्टीट्यूट, सी एस इंस्टीट्यूट, CW इंस्टीट्यूट, फिर बार काउंसिल यानी लॉयर वगैरह के साथ अपनी फीस शेयर कर सकते हो। और विथ सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्पज ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया। या फिर कोई ऐसी संस्था है जिसकी क्वालिफिकेशन को सी इंस्टीट्यूट मान्य रखता है कुछ सर्विसेज देने के लिए जो इंडिया में दी गई हो या आउटसाइड इंडिया में दी गई हो। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिसके साथ आप फीस शेयर कर सकते हो। मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा, इन द टर्म पार्टनर इंक्लूड्स अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया विद whom चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप व्हिच इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आइटम 4 ऑफ दिस पार्ट। यानी कि अगर आप किसी फॉरेनर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो जो बंदा इंडिया में नहीं रह रहा है और उसके साथ पार्टनरशिप करना अलाउड, क्लॉज 4 के अंदर अलाउड है। क्लॉज 4 के अंदर किसके साथ अलाउड है, आप दूसरे CA के साथ कर सकते हो या फिर कुछ दूसरी संस्थाएं हैं जो जिसके साथ आप पार्टनरशिप, जैसे कि फॉरेन का CA हो गया, ऑस्ट्रेलिया का CA वगैरह या लंदन का CA, अमेरिका का CA, उसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो और आप उसके साथ फीस शेयर कर रहे हो तो वो अलाउड है। इट इज़ इन ऑर्डर for a member to share his fees or profit with another member of the institute and or a firm of chartered accountant. A practicing member of the institute can share fees or profits arising out of his professional business with such members of other professional bodies or with such other persons having such qualification as may be prescribed from time to time by the council. अब उन्होंने कौन सी, the council has prescribed the following prescribe Regulation 53A1 of the Chartered Accountant Regulation, the following professional bodies which are as under. Further, the Council has prescribed Regulation 53A3 of the Chartered Accountants Regulation, the person qualified India which are as under. तो उन्होंने इन लोगों के साथ पार्टनरशिप अलाउड की है। तो वो ज़्यादातर CA, CS, लॉयर, CS, ICW, लॉयर और अन्य कोई संस्थाएं जिसमें दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ये जो लिखा है ना, रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडीज़, ये इन लोगों की बॉडीज़ का नाम दिया गया है और यहाँ पे पर्सन्स का नाम दिया गया है। तो यही प्रोफेशनल बॉडीज़ के जो मेंबर होंगे वो पर्सन्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे CS का नाम है कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI। तो उसका मेंबर कौन हो गया, कंपनी सेक्रेटरी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। फिर क्या हो गया, फिर हो गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो उसका मेंबर हो गया कॉस्ट अकाउंटेंट। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसका मेंबर हो गया बैचलर इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एस्टैब्लिश्ड, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, इनके साथ आप अपनी फ़ी शेयर कर सकते हो। आर्किटेक्ट्स या एक्चुरीज जो होते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करते हैं, उसको एक्चुरीज कहते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब होती है और उसमें से आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, CA से भी टफ है शॉर्ट में। और कौन कौन से पर्सन्स क्वालिफाइड है तो उसमें नाम दिए गए, आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ लॉ और MBA के साथ भी आप अपनी फ़ी शेयर कर सकते हो। अब इसके नीचे एक पॉइंट है, अगर आपका फर्म होता है, फर्म में समझ लो या तो फर्म होता है या तो फिर आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप करते हो, और कोई बंदा है जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप कर रहा है वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया, और एक्सपायर होने के बाद क्या उसका लीगल हेयर्स यानी कि उसकी वाइफ या फिर उसके सन्स क्या उसकी पार्टनरशिप की गुडविल बेच सकते हैं? तो जी हाँ, बेच सकते हैं। वो 1 साल के अंदर उस गुडविल का सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल जिस बंदे को बेची गई, वो जिस बंदे को बेची गई उस बंदे के पास हर साल या फिर हर महीने जो वो बंदा प्रैक्टिस करेगा, जो प्रैक्टिस उसने खरीदी है, जो गुडविल खरीदी है, उसके बेस पे जो प्रैक्टिस करेगा उसके ऊपर से कमीशन कमा सकते हो। तो उसमें 2 केसेस है कमीशन के लिए। अगर आप पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बेच रहे हो या पार्टनरशिप फर्म बेच रहे हो, उसकी गुडविल 1 साल में आपको बेचनी होती है, जब वो बंदा एक्सपायर हो जाता है तो आप एक 1 शॉट पेमेंट ले सकते हो, 1 स्ट्रोक पेमेंट ले सकते हो, लेकिन आप रिकरिंग पेमेंट नहीं ले सकते। जो भी CA, जो नए CA को आप अपनी
पति की या फिर अपने वाइफ की या अपने पिताजी की या माता जी की प्रैक्टिस बेच रहे हो, उस बंदे से आप गुडविल वन स्टॉक पेमेंट ले सकते हो, लेकिन रिकरिंग पेमेंट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म के कोई बंदा था, वो कोई फर्म में पार्टनर था, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो उसको पार्टनरशिप फर्म का शेयर मिल सकता है। से फॉर एग्जांपल ABCD 3 पार्टनर थे, उसमें से C अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया, तो C की स्पाउस या C के सन्स या डॉटर वो ABC एंड एसोसिएट से उसमें से फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से शेयर ले सकते हैं। देखो उसी को हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म में क्या लिखा है, पार्टनर्स देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स एंड वन ऑफ देम डाइज, दैट मीन्स एक्सपायर्स अनफॉर्चुनेटली, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से विडो ऑफ द डिसीज पार्टनर कैन कंटिन्यू टू रिसीव अ शेयर ऑफ द फर्म ओनली इफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट कंटेन सच प्रोविजन। लेकिन वो बात पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखी हुई होनी कंपलसरी है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा था कि अगर मेरी वाइफ ऑफ हो जाएगी तो मेरा शेयर मेरी वाइफ को दे देना पार्टनरशिप फर्म में जो भी आता है, क्योंकि मैंने इतने साल मेहनत करके ये पार्टनरशिप को जमाई है और नाम बड़ा किया है। लेकिन अगर वो प्रोप्राइटरशिप होता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस किसी बंदे को इस पूरी प्रोप्राइटरशिप फर्म की गुडविल बेच दी जाती है, वो बंदा कोई भी रिकरिंग पेमेंट पास ऑन नहीं कर सकता। तो क्या लिखा है, नो शेयरिंग ऑफ फीस बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगल मेंबर फर्म एंड परचेज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, पेमेंट्स में बी मेड। तो क्या लिखा है, नो शेयरिंग ऑफ फीस, शेयरिंग ऑफ फीस यानी कि रिकरिंग फीस नहीं कर सकता, बट पेमेंट में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइडेड द अग्रीमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुडविल कंटेन सच प्रोविजन। लेकिन हाँ, गुडविल दे सकते हो और गुडविल का पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। मिस्टर ए एक्सपायर हो जाता है और मिस्टर एक्स जो है मिस्टर ए की फर्म की गुडविल खरीद लेता है, तो मिस्टर एक्स बोल सकता है कि मैं आपको 15 लाख रुपया 15 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन 3 हफ्ते में दूंगा, 5 लाख 5 लाख 5 लाख या 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, वो चल सकते हैं। लेकिन रिकरिंग फी नहीं देख सकते, नो शेयरिंग ऑफ फीस नहीं, जितना भी वो कमाता है उसका कोई पार्ट नहीं मिलेगा उसकी मिस्टर ए की वाइफ को या मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। डेथ ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न अकर्ड on or after 30th August 1998, provided such sale is completed in all aspects within 1 year from the death of the such proprietor। और ये जो भी सेल है वो 1 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए। जब भी वो बंदा मृत्यु पाता है तब उसके 1 साल के अंदर उसकी फर्म की गुडविल बेच देनी चाहिए। फिर 1 साल तक ही आपका नाम रिजर्व रहेगा। द नेम ऑफ द कंसर्न फर्म वुड बी केप्ट इन अबेयंस, not removed on the receipt of information about the death of the proprietor as is being done at present, only up to a period of 1 year from the death of proprietor concerned aforesaid। 1 साल तक उसका नाम CA इंस्टीट्यूट किसी और उस फर्म का नाम किसी और को नहीं देगी, वरना 1 साल के बाद दे सकती है। और उसके बाजू में भी यही लिखा है, लेकिन उसमें 1998 के पहले कुछ और लॉ था, तो उसका अभी खास कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी आप एक पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। और अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डिस्प्यूट हो तो डिस्प्यूट खत्म होने के 1 साल तक आप उसको बेच सकते हो गुडविल को, वो इधर लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट इज रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए। Mr. Qureshi, a chartered accountant in practice, died in road accident. His widow proposes to sell the practice of her husband to Mr. Pardesi, chartered accountant for 5 lakhs. The price also includes right to use the firm name Qureshi and Associates. Can widow of Qureshi sell the practice and can Mr. Pardesi continue to practice that name as a proprietor? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसमें 1 शॉट पेमेंट होना चाहिए क्योंकि वो प्रोप्राइटरशिप थी और 1 साल के अंदर अंदर उसका सेल हो जाना चाहिए। अब इसके भी बहुत सारे क्लॉज जो केस लो इसमें नहीं दी गए, मैं आपको अब बताना चाहूँगा। अब हम क्लॉज 2 के पंकज गर्ग सर के उसकी बुक में से उनकी बुक में से एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है, CA ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी फॉर परचेज ऑफ अ ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर। अब अलग अलग एडिशन में अलग अलग होगा, लेकिन CA ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी फॉर परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अग्रीइंग टू पे इंटरेस्ट एट 6% per annum and 10% of his
ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट स्टिल द लोन इज रीपेड। आपकी बैंक है HDFC, आप HDFC से एक लोन लेते हो, आप वो सी ए मिस्टर वाई या मिस्टर एक्स, और उसने लोन ली, और लोन के बदले में वो रीपे क्या करेगा, दो चीज़ रीपे करेगा, या तो ये एक एंड दिस 6% इंटरेस्ट पर एनम, और अपने प्रॉफिट का 10% पे करेगा HDFC को। तो क्या ऐसा हो सकता है? 10% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, प्रॉफिट भी नहीं है, ग्रॉस रिसिप्ट है। तो क्या अपने अब क्लॉज पढ़ते हैं, क्लॉज बैर पढ़ते हैं, उससे कंबाइन करते हैं कि CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pay allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profit of the professional business। तो ये फीस हो गई, ग्रॉस रिसिप्ट यानी फीस, और प्रॉफिट्स यानी कि नेट प्रॉफिट होता है उसका, फीस और प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो क्या HDFC मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई ICWA CS ऐसी संस्था का मेंबर है? नहीं है। तो उसको वो क्यों देगा 10%? तो वो सो मिस्टर एक्स is guilty under is guilty of professional misconduct under Schedule 1 Part 1 Clause 2। ऐसा आप लोग लिखना होगा, Schedule 1 Part 1 Clause 2। उसके अंदर ही गिल्टी है, बिकॉज ही हैज पेड और agrees to pays or allowed any share, commission, brokerage in his fees or profit of the professional business। ठीक है, तो ये ग्रॉस रिसिप्ट की बात करें, रिसिप्ट के 10% वो नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑफ CA फर्म पे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू विडो ऑफ अ डिसीज पार्टनर। अब मिस्टर एक्स से उसकी मिसिस एक्स है, और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का एक फर्म था XYZ एसोसिएट्स। अब XYZ एसोसिएट मिस्टर एक्स एक्सपायर हो गए, एक्स हो गए, तो अब मिस्टर XYZ एसोसिएट्स में XYZ एक जो भी अपने प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिसिस एक्स को देना चाहता है, जो विडो ऑफ मिस्टर एक्स है। तो क्या दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है, लेकिन उनके बीच क्या होना चाहिए? इफ़ अग्रीमेंट प्रोवाइड्स हो, पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड सो, अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो दे सकता है। ठीक है, प्रॉफिट। लेकिन अगर ये समझ लो XYZ एसोसिएट नहीं होता, लेकिन केस कुछ ऐसा बनता, मिस्टर एक्स होता, उसकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और वो एक्सपायर हो गए, यानी मिस्टर एक्स हो गया, तो क्या मिसिस एक्स को और मिसिस एक्स ने मिस्टर एक्स की जो फर्म थी एक्स एसोसिएट्स, उसकी गुडविल क्यू एसोसिएट को बेच दी। गुडविल तो बेच दी, वन शॉट पेमेंट भी ले लिया। अब वो मिसिस एक्स क्या बोलना चाहती है कि आप मुझे इन एडिशन टू वन शॉट पेमेंट, आप हर महीने मुझे आपकी ये जो मेरे पति की जो फर्म थी वो आप जो ले रहे हो, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा, मेरे पति ने बहुत अच्छा धंधा जमा के रखा है, उसमें से आप मुझे 8% पर मंथ दे देना। तो क्या वो दे सकता है? जी, प्रोप्राइटरशिप फर्म में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म थी तो वो अलाउड था। प्रोप्राइटरशिप में वन शॉट पेमेंट होगा, वो भी गुडविल का, सेल ऑफ गुडविल विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कमेंट ऑन फॉलोइंग। जो May 12 का क्वेश्चन है कि अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव 50% ऑफ द ऑडिट फी रिसीव्ड बाय हिम टू L who was not a chartered accountant under the nomenclature of office allowance, and such an arrangement continued for number of years। K ने L को अपनी फीस के 50% दे दिए, 50% टू L अंडर द नॉमेनक्लेचर। नाम क्या दिया? ऑफिस अलाउंस। यानी बात क्या हुई कि ये बंदा के होगा ना, उसकी एक ब्रांच होगी मुंबई में, वो मुंबई हेड ब्रांच में बैठा होगा, और उसने एक दूसरी ब्रांच खोली अहमदाबाद में। वो अहमदाबाद में कोई पार्टनर रखना नहीं चाहता, लेकिन
से फॉर एग्जांपल मुंबई में हो या अहमदाबाद में हो, लेकिन उसने एक ब्रांच खोली और ब्रांच में वो कोई पार्टनर नहीं रख रहा है और 50% शेयर उसको दे रहा है ऑफिस अलाउंस, जो पेड असिस्टेंट है, पेड आर्टिकल है, सीए नहीं हुआ, उसकी बेचारे के अटेम्प्ट रह गए, तो उसको क्या बोलता है, तू तुझको तुझको सारा काम आता है ना, मैं तुझे 50% दे दूंगा, पूरी अहमदाबाद ब्रांच तू संभाल, मुझे 50% दे देना। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि इट इज़ नॉट परमिटेड टू गिव एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज in the fees or profit of the professional business other than that person is a member of institute or a partner or a retired partner or a legal representative of deceased partner, या तो फिर members of such professional bodies which are mentioned in regulation 53A and 53B, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 53A1, 53A बी नहीं है, 53A3 है, ठीक है। यहाँ पे संस्थाओं का नाम लिखा है, वहाँ उसके प्रोफेशनल का नाम लिखा है 53A1 और 53A3 में, तो वो भी अलाउड नहीं है। ये सारे पास्ट क्वेश्चन ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हु पास हिज सीए एग्जामिनेशन ऑफ आईसीआई ऑन 18 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 14 है मिस्टर एक्स वाला, उसने 18 जुलाई को नॉर्मली रिजल्ट आता है 2017 ने उसको उसकी एग्ज़ाम पास कर दी एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस फ्रॉम अगस्त 15 से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वन फीमेल कैंडिडेट अप्रोच हिम फॉर आर्टिकलशिप इन एडिशन टू मनी मंथली स्टाइपेंड। मिस्टर एक्स ऑल्सो ऑफर्ड 1 पर्सन। अब आर्टिकल आ गई कोई लड़की, से फॉर एग्जाम्पल मिस काजोल, उसके लिए आर्टिकलशिप के लिए आ गई और मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मैं तुम्हें स्टाइपेंड तो दूंगा ही दूंगा, उसके अलावा 1% ऑफ प्रॉफिट्स भी दूंगा। तो ये क्या अलाउड है? क्या ये सीए इन प्रैक्टिस है? क्या ये सीएस इन प्रैक्टिस है? जी अलाउड है। शी अग्री टू टेक बोथ 1% ऑफ सीए फर्म प्रॉफिट एंड स्टाइपेंड एज पर द रेट प्रिस्क्राइब। The Institute of Chartered Accounts of India sent a letter to Mr. X objecting the payment of 1% of profit. Mr. X replies to the ICAI stating that he is paying 1% of profit of his firm over and above the stipend to help the article clerk as the financial position of the article clerk is weak. क्या ये रिजनेबल ग्राउंड है? इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक थी, तो क्या मिस काजोल को मिस्टर एक्स है वो स्टाइपेंड के अलावा 1% ऑफ हिज प्रॉफिट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, वो गिल्टी हो जाएगा। इसी प्रकार का दूसरा भी समय मिस्टर अंकित वू पास्ट हैड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस फ्रॉम सो एंड सो डेट one candidate approached him for articleship. Mr. Ankit decided to give her 1% of profit of his CA firm in addition to the monthly stipend. She agreed to take both 1% of profit and stipend. Allowed नहीं है, ठीक है। फिर है गिव योर कमेंट्स विथ रेफरेंस टू CA Act. A chartered accountant who was in practice since last 20 years died in a road accident. His widow sold the practice to another chartered accountant in practice for 30 lakhs. The price also included the right to use the firm name. वो अकेला बंदा था, वो ऑफ हो गया, पार्टनरशिप नहीं थी, तो वो वन शॉट पे उसकी वाइफ यानी कि विडो वाइफ या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सन वगैरह वन शॉट पेमेंट ले सकते हैं और रिकरिंग पेमेंट नहीं ले सकते। रिकरिंग पेमेंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ले सकते हैं। आंसर क्या है? विडो ऑफ डिसीज मेंबर कैन सेल द गुडविल प्रोवाइडेड सेल इज कंप्लीटेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेथ ऑफ द मेंबर एंड परमिशन ऑफ ICAI इज ऑब्टेन। आपको डेथ के केस में क्या है? परमिशन ऑफ ICAI शुड बी ऑब्टेन। फिर आगे पढ़ता हूँ। हाँ, इसके अलावा मेरे पास भी एक दूसरी बुक है पंकज गर्ग के अलावा, पंकज गर्ग सर के अलावा, उसमें मैं देखता हूँ कोई एग्जाम्पल हो तो। फिर पुराने ज़माने का एक केस लो है जिसमें पूछा गया था कि केमिकल इंजीनियर और लॉयर उसके साथ क्या फी शेयर कर सकते हो? तो केमिकल इंजीनियर के साथ नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, सॉरी, बट लॉयर के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्लॉज 2 के जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने आपको बता दिए पास्ट क्वेश्चंस के। अब क्लॉज 3 आता है।
सीए इंस्टीट्यूट का भी एक दिया हुआ कुरेशी वाला जो हमने पढ़ लिया. अब क्लॉज 3, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts or agrees to accept any part of the profit of the professional work of a person, any part of the profits of the professional work. इस तरह से पूरा रटना है आपको. part of the profits of the professional work of a person who is not member of the institute. यहाँ पे member of the institute होना जरूरी है अगर आप किसी से कमीशन लेना चाहते हो. accepts or agrees to accept any part of the profits of the professional work of a person who is not a member of the institute, provide that nothing in contained shall be construed as prohibiting a member from entering into profit sharing or other similar arrangement, including receiving any share, commission or brokerage in the fees with a member of such professional body or other person having qualification as referred to in item 2 of this part. आइटम 2 में किसकी बात हो रही थी? आइटम 2 में नीचे एक एक्सेप्शन दिया गया था. इस वही एक्सेप्शन क्लॉज 3 में भी लागू पड़ता है और वो है जो फॉरेन के सीएस होते हैं उनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हो, विच इज़ नॉट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आइटम 4 ऑफ दिस पार्ट. तो आइटम 4 में पार्टनरशिप के लिए बोला है कि आप फॉरेनर के साथ बात पार्टनरशिप कर सकते हो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Provided that nothing contained shall be construed as prohibiting a member from entering into profit sharing or other similar arrangement, including receiving any share, commission or brokerage in the fees with a member of such professional body, other person having qualification as referred in part 2, any clause 2. Just as a member cannot share his fees with a non-member, he is also not permitted to receive and share the fees of other except for sharing with the member of such professional body or other person having such qualification as may be prescribed regulation 53A of the Chartered Accountants Act by the council for the purpose of clause 2, 3 and 5 of part 1 of first schedule. Such a restriction is necessary so that the chartered accountant, who is often required to engage or to recommend for engagements by his clients the services of the members of other professions, cannot share the fees received by other person who are otherwise not permitted बाय द काउंसिल इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज. यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना किसी को शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकता है, ना किसी से शेयर कमीशन ब्रोकरेज ले सकता है. सिर्फ उसी से ले सकता है जो उसके मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है या फिर CAS, ICWA लॉयर वगैरह है उनके पास, या MBA वगैरह है, उनको ही अलाउड है जो रेगुलेशन 53A में बताया है. फिर केमिकल इंजीनियर से नहीं अलाउड है या फिर कोई दूसरे प्रोफेशन से अलाउड नहीं है. ठीक है, तो अब इसके केस लॉज देखते हैं. इसमें खास कोई केस लॉज आता नहीं है क्लॉज 3 में, फिर भी इसमें एक है. मई 16 में पूछा गया था. Mr. X is practicing chartered accountant. Mr. Y is practicing advocate, representing matter in the court of law. X and Y decided to help each other. देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप सुन भी रहिएगा और मैं आपको विजुअल भी दिखा दूंगा. मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, CA LLB यानी लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर. ठीक है. X and Y decided to help each other in matters involving their professional expertise. Accordingly, Mr. X recommends Mr. Y in all litigation matter in the court of law, and Y consult X in all matters relating to finance and other related matter which comes to him in arguing various cases. Consequently, they started sharing profits of their professional work. Is Mr. X liable for professional misconduct? ये X है, CA के पास जितना भी लॉ का काम आता है इसको दे देता है, जैसे कि नोटरी करना, किसी का केस लड़ना वगैरह. और CA जहाँ पे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होता, सारा काम इसको पास ऑन कर देता है. ये लॉयर है, फाइनेंस के रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के रिलेटेड जो भी काम आता है मिस्टर एक्स को दे देता है. ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा अभी, क्योंकि आप एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वैसे नहीं चलता, लेकिन उसमें रेगुलेशन 53A में बताया गया कि इन प्रोफेशन के साथ चलेगा और इन प्रोफेशनल्स के साथ चलेगा, जो हमने यहाँ पे देख लिया है. जो क्लॉज 2 में देखा था कि रेगुलेशन 53A1 किस किस को अलाउड करता है, ICSI, ICWA, बार काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, एक्चुअरीज. और प्रोफेशनल को अलाउड है CS, ICWA, लॉयर,
फिर नीचे MBA भी है, यहाँ पे लॉयर MBA जो अपने से ज़्यादातर यही काम में आएंगे, CS, ICWA, MBA और लॉयर, इन 4 के साथ हम ज़्यादातर शेयर करते हैं और कर सकते हैं, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, लेकिन इनके साथ भी कर सकते हैं। हालांकि एक्चुअली बहुत कम आते हैं CA के कॉन्टेक्ट में। फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस में ये सारे ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर आपको CS, ICWA और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है उसका, A CA in practice examines the financial aspects of a consultancy job obtained by a consulting engineer and shares profit with him। ठीक है, एक कंसल्टिंग इंजीनियर है, उसके पास एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट बनाने का, भैया कि इस पूरा बिल्डिंग बनाना है, क्लाइंट ने बिल्डिंग बनाने का सारा काम उसको दे दिया कंसल्टिंग इंजीनियर को, इंक्लूडिंग फाइनेंस पोर्शन, और वो फाइनेंस पोर्शन कंसल्टिंग इंजीनियर ने वो काम CA को दे दिया। तो क्या ये कर सकता है? ठीक है, तो हमने जो 53A देखा, इसमें आप एक्सेप्शन देख लीजिए। कोई इंजीनियर है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ और एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, तो ये इंजीनियर आ गया, तो इंजीनियर के साथ कर सकता है। यस, ही कैन शेयर फीस। एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट्स एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये क्लॉज है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन बोला है कि 53A के तहत जो हो सकता है उनके साथ हो सकता है, ठीक है। 53A में कौन कौन लिखा है? सबसे पहले 53A रेगुलेशन, उसमें CS, ICWA, फिर MBA और LLB, ये तो आपके ही कॉमर्स के फील्ड के। उसके अलावा इंजीनियर और आर्किटेक्ट और एक्चुअरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज करते हैं, उससे पहले कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल और है। अजय इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, विजय इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, रिप्रेजेंटिंग मैटर्स इन द कोर्ट। अजय एंड विजय एग्री टू हेल्प ईच अदर, सेम है जो मैंने पहले बताया, हेल्प ईच अदर कर सकते हैं। अजय और विजय एक दूसरे को, अजय जो CA है वो लॉ का काम विजय को दे सकते हैं, विजय जो लॉयर है वो टैक्स का काम अजय को दे सकता है, उसमें कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। अब क्लॉज 4 करते हैं, ये पार्टनरशिप के रिलेटेड। अब देखो, हमने आज तक अभी तक कितने क्लॉज किए? क्लॉज 1 क्या किया है? टू प्रैक्टिस इन हिज नेम अनलेस सच अ पर्सन इज टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, प्रैक्टिस इन हिज नेम। फिर दूसरा क्या है? पेज और अलाउस, पेज अलाउस और अग्रीज टू पेज और अलाउ, यानी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन हिज फीस और प्रॉफिट, बराबर। फिर तीसरा क्या है? एक्सेप्ट, यहाँ पे कमीशन दिया, यहाँ कमीशन लिया, एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट्स एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब चौथा क्या आया? पार्टनरशिप रिलेट, आप किसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो उसकी बात है। यहाँ इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, आप यहाँ आउटसाइड इंडिया किस किस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है। क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 says that a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership either in India or outside India with any person other than a chartered accountant in practice or such other person who is a member of any other professional body having such qualification as may be prescribed, यानी कि CS, ICWA वगैरह के साथ प्रैक्टिस पार्टनरशिप कर सकते हो, including a resident but for his residence abroad, including a resident but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member under clause 5 of subsection 1 of section 4 or whose qualification are recognized by central or state or central government or council for the time being for the purpose of permitting such partnership। यानी कि आप एक तो CA इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, या तो फिर जिसकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है 53A3 में उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर फॉरेन के अब
अ रेसिडेंट, क्या लिखा है, अ रजिस्टर्ड मेंबर, क्या लिखा है, अ रेसिडेंट बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड, अ रेसिडेंट who but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member under clause 5 of subsection 1 of section 4। तो क्लॉज 5 क्या कहना चाहता है, उसमें इन लोगों के साथ पार्टनरशिप अलाउड की है। देखो उन्होंने क्लॉज 5 में ऐसा लिखा है कि अपेंडिक्स 4, 5, 6 के साथ जो पार्टनरशिप अलाउड है ना, वो पार्टनरशिप आप कर सकते हो। तो अपेंडिक्स 4, 5, 6 में इन लोगों का नाम लिया है। उसमें लिखा है गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 1949। आपने कोई गवर्नमेंट का डिप्लोमा कर रखा है 49 के पहले, या तो फिर 5 ईयर्स, ये जब एक्ट अमल में आया, इम्प्लीमेंटेशन में, उससे पहले आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। वो जब बूढ़े लोग हो गए, अब जिनको बिना एग्ज़ाम के डिग्री दी गई थी, अब उनके बाद बी में किसकी बात है पता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ उन लोगों को अलाउड किया है जो फॉरेनर्स है, फॉरेन की कोई डिग्री ली है। इतना सारा 4, 5, 6 है, वो उतना डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन सिर्फ ये सारी इंस्टीट्यूट का नाम पढ़ लो। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ सिलोन, द पब्लिक अकाउंट्स एंड ऑडिटर बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान का क्यों लिखा वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। मेन सिलोन पढ़ लो, फिर साउथ अफ्रीका पढ़ लो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लो, फिर नीचे 6 नंबर में क्या लिखा है, वेल्स, साउथ इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड लंदन। इस तरह की जो भी इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन आयरलैंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ स्कॉटलैंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, इतने सारे लोगों के पास आप पार्टनरशिप कर सकते हो। उसके अलावा किसी के साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है कि आपको पार्टनरशिप उन्हीं के लोगों के साथ करनी है जो सीए इन प्रैक्टिस हो, या फिर सीएस हो, या फिर आईसीडब्ल्यू हो, या लॉयर हो, या फिर जो 53A3 में लिखा हो, या तो फिर अ पर्सन बट फॉर हिज रेसिडेंस, रेसिडेंट हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 4। वो हमने देख लिया सेक्शन 4 में क्या कहता है। अब 53B में किस किस के साथ पार्टनरशिप अलाउड की है, सीएस, फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ वो, लेकिन सीएस आईसीडब्ल्यू का मेंबर होना चाहिए, एडवोकेट जो मेंबर बार काउंसिल का है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड एक्चुअरी। सम ऑफ द डिसीजन ऑफ द काउंसिल आर एज बिलो। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजंस भी आए हैं पार्टनरशिप के रिलेटेड। वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन 2 बिजनेस फर्म्स and managing directly in 2 companies and who also holding certificate of practice without obtaining permission of the institute। अगर आपको डायरेक्टर बनना है ना तो परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एमडी, आगे के क्लॉज में आएगा कि अगर आपको एमडी या डब्ल्यूटीडी बनना है तो आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। हेल दैट वॉज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इंटर अंडर क्लॉज 4 एंड क्लॉज 11। क्लॉज 11 में आएगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, आप डायरेक्टर बन सकते हो वो ऐसी कंपनी में जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो द रिस्पोंडेंट वाज अ टैक्स एडवाइजर of a group of companies during search and seizure under section 132 of income tax of the group and also of a chartered accountant। search और seizure किसका हुआ, क्लाइंट का भी हुआ और सीए का भी हुआ। the complainant found that the respondent was colluding with the group in evasion of tax। और जो सीए ने है ना उस कंपनी के सारे कागजात अपने घर पे छुपा रखे थे, यानी कि कोल्यूडिंग किया था। द रिस्पोंडेंट हैड साइन 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम ऑडिटी। और ऑडिटर ने दो सेट्स ऑफ अकाउंट्स को साइन किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। द 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोड डिफरेंट फिगर्स ऑफ contract receipts, different net profits and balance sheet। He was grossly negligent in the conduct of his professional duties। The respondent admitted that he was managing partner in 2 partnership firms where there were other partners who were not chartered accountant। Held the respondent is guilty under clause 4 of part 1 of first schedule and under clause 5, 6, 7 of part 1 second schedule assistant director of income tax investment Calicut versus Subramaniam Council। ये केस लो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड शेड्यूल में भी 5, 6, 7 नंबर के क्लॉज में भी वो हो गया गिल्टी और यहाँ पे भी गिल्टी हो गया। केस स्टडी, मिस्टर पी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप
with Mr. L, an advocate for sharing of fees for work sent by to one another. However, due to some dispute, the partnership was dissolved after 1 month without any fees having been received. अब उसमें क्या कहना चाहता है? कंक्लूजन, as per clause 4 of part 1 of first schedule to the Chartered Accountants Act, a chartered accountant will be guilty of professional misconduct if he enters into partnership with any person other than a chartered accountant in practice or a person resident outside India who, but for his residence abroad, would be entitled to be registered as a member of clause 5 subsection 1 of section 4 और whose qualification, ठीक है, वो तो बैर सेक्शन है. हाउएवर रेगुलेशन 53B of chartered accountants regulations permits a chartered accountant in practice to enter into partnership with prescribed profession which includes advocate, a member of bar council of India. एडवोकेट होने से सिर्फ हो नहीं जाता, उसके पास बार काउंसिल का मेंबरशिप भी होना जरूरी है. इन द इंस्टेंट केस एज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद एल एन एडवोकेट, कंक्लूजन, दिस वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. गिल्टी नहीं होगा क्योंकि और एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप अलाउड है. अब इसका मैं जो पास्ट क्वेश्चन है पंकज गर्ग सर की बुक में लिखे है वो बोल रहा हूँ. इसमें भी खास यही दिया गया. नवंबर 5 में पूछा गया था मिस्टर एल वाला. 1 मंथ में पार्टनरशिप टूट गई. उसके अलावा पार्टनरशिप में कुछ और नहीं दिया गया है, तो इसमें पूछने की शक्यता है, संभावना है. तो आप इसको याद रखिए, ये वाले केस को, जिसमें उसने क्या किया था, उसने 2 सेट्स ऑफ बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया था और उसके ऊपर ओपिनियन दिया था. तो उसको सबसे पहले तो ये पार्टनरशिप वाला क्लॉज भी लग गया और जो ग्रीवियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस 5, 6, 7 शेड्यूल 2 पार्ट 1 के वो भी लागू पड़ गए. अब उसमें क्या होता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे. अभी आप इस क्लॉज पे रहिए, ठीक है.